हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा हेतु द सिलेक्शन गुरु के नाम से जाने वाले उनका जो बुक रेयांश प्रकाशन का जो फुल्ली डिटेल से सॉल्यूशन किया गया है, इसका हम PYQA से तैयारी कैसे किया जाता है, इससे हम आज पॉलिटी का दूसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे। आप इनको जानते होंगे, रवि रंजन राजा, सिलेक्टेड सब इंस्पेक्टर। तो आज हम पॉलिटी का दूसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे जो तो आज हम दूसरा नंबर यानी कि वीडियो नंबर 2 स्टार्ट करेंगे पॉलिटी के। इससे पहले हम फर्स्ट वीडियो में हम 7 नंबर तक पूरे डिस्कशन से के साथ किए हैं। आज हम 8 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विधानसभा के प्रति। किसके? विधानसभा के प्रति। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सामूहिक रूप से कहेगा तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि राज्य में मंत्री व्यक्तिगत रूप से कहे, व्यक्तिगत रूप से, तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। जिस प्रकार से केंद्र में सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और व्यक्तिगत रूप से कहता है तो राष्ट्रपति के प्रति, लेकिन राज्य की बात करेंगे, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और राज्य के मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। बात करेंगे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, अर्थात मंत्रिपरिषद का अस्तित्व तब तक है जब तक कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। लोकसभा में बहुमत न होने पर सरकार गिर जाती है और प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है। लोकसभा में सरकार गिरने पर राज्यसभा के मंत्रियों का मंत्री पद समाप्त हो जाता है, हालांकि राज्यसभा का सदस्यता समाप्त नहीं होता है। प्रधानमंत्री का त्यागपत्र देने का मतलब होता है पूरे मंत्रिमंडल का त्यागपत्र, पूरे मंत्रिमंडल का त्यागपत्र। किसी एक मंत्री का त्यागपत्र देने से सिर्फ उस मंत्री का पद खाली या रिक्त होता है, तो इससे सरकार के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, जबकि प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने से सभी मंत्रियों का त्यागपत्र हो जाता है। नए प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर से मंत्रिमंडल का गठन होता है और अलग अलग मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण की प्रक्रिया होता है। केंद्र में मंत्री व्यक्तिगत रूप से, जब व्यक्तिगत लगा देगा तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, और राज्य में कहेगा तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है, व्यक्तिगत रूप से कहेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 40 है। बिहार में लोकसभा का सीट 40 हो जाएगा और राज्यसभा का सीट 16 है। विधानसभा का सीट 243 है और विधान परिषद का सीट 75 है। विधान परिषद का सीट कितना हो जाएगा? 75 है। इन सभी सीटों का बंटवारा जनसंख्या के हिसाब से किया जाता है, अर्थात राज्य की जनसंख्या अधिक हो तो अधिक सीट और जनसंख्या कम हो तो कम सीट हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा परिषद में सबसे अधिक सीट यूपी का है, क्योंकि यूपी में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो यूपी में लोकसभा का सीट 80 हो जाएगा और राज्यसभा का सीट कितना? 31 हो जाएगा। और विधानसभा का सीट यूपी में 403 हो जाएगा और विधान परिषद का सीट 100 हो जाएगा। विधान परिषद का सीट 100 हो जाएगा। केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सदस्य संख्या 2026 तक फिक्स कर दिया गया है, यानी कि अस्थिर कर दिया गया है। 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत कहेगा, कैवें संविधान संशोधन के तहत यानी कि 2026 तक लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का सीट फिक्स किया गया। 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत
104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत 2 कार्य किया गया है। पहला कार्य है कि लोकसभा एवं विधानसभा में SC/ST का आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 2030 तक कर दिया गया है। 2030 तक कर दिया गया है। उसके बाद लोकसभा विधानसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण था, उसको भी समाप्त कर दिया गया है। पहले दो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था एवं राज्य विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता था। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होता था, लेकिन वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो गया है। 550 होने का रीजन है कि 2 को जो एंग्लो इंडियन था उसको समाप्त कर दिया गया है और उसमें भी 530 राज्य से और 20 था जो केंद्र शासित प्रदेश से होता था, केंद्र शासित प्रदेश से हो सकता था। राज्यसभा में अधिकतम कितना हो जाएगा? 250। किसी राज्य में विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकता है, जबकि न्यूनतम 60। जैसे में कुछ अपवाद में है जहाँ का विधानसभा की संख्या कम है, जैसे में मिजोरम में 40 हो जाएगा। किसी राज्य में विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्य यानी कि सदस्यों का 1/3 हो सकता है, जबकि न्यूनतम 40 हो सकता है। यहाँ पे विधान परिषद की बात कहा कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, तो वहाँ के जो विधानसभा जो सदस्य होगा उसका 1/3 यानी कि 1/3 हो सकता है, यानी कि उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है और कम से कम कितना 40 हो सकता है। राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राष्ट्रपति बुलाता है। क्या? राष्ट्रपति हो जाएगा इसका सही आंसर। राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। इस पर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। संयुक्त अधिवेशन की बात करेगा तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक की चर्चा अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त अधिवेशन की बात करेंगे तो यह प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहेगा कि संयुक्त अधिवेशन कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। किस मामले में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केवल समान विधेयक के मामले में बुलाया जाता है। जब समान विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाता है या राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में जाता है तो 6 महीना तक दूसरा सदन कोई निर्णय नहीं ले पाता है, तो माना जाता है कि यह गतिरोध पैदा हो गया है और इसी गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। दोनों सदन के लोग को बुलाया जाएगा। संयुक्त अधिवेशन लोकसभा के नियम प्रक्रिया के अनुसार यानी कि संचालित होता है। लोकसभा में सीटों की संख्या अधिक होने के कारण संयुक्त अधिवेशन मामले में लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली लोकसभा हो जाएगा। किसी मामले में संयुक्त अधिवेशन यानी कि किस मामलों में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। धन विधेयक के मामले में भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा से अलग अलग पारित होना अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। जब संविधान संशोधन विधेयक संसद में पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, तो यह प्रावधान 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत जोड़ा गया। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा में धन विधेयक अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है। 14 दिन के बाद इसे स्वतः पारित मान लिया जाता है धन विधेयक को। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 वर्ष। कितना हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा। संविधान लागू होने के समय मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष था
61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मत देने की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है, तो वर्तमान में 18 वर्ष है। स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, शहर में नगर पालिका, नगर निगम इत्यादि चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। विधा विधायिका के निचले सदन केंद्र में लोकसभा एवं राज्य में विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। विधायिका के ऊपरी सदन केंद्र में राज्यसभा और राज्य में विधानसभा सदस्य के यानी कि सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो जाएगा। कह रहा विधायिका ऊपरी सदन केंद्र में राज्यसभा और राज्य में विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए तो 30 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो अर्थात केंद्रीय विधानमंडल विधायिका एवं संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। मंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। चलिए, करा एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ सकता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 21 वर्ष या उससे ऊपर हो जाएगा। स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष। स्थानीय निकाय मतलब गांव के यानी कि गांव में ग्राम पंचायत एवं शहर में नगर पालिका इत्यादि। 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन 1992-93 का संबंध स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देने से है। 73वां संविधान संशोधन के तहत ग्रामीण स्वशासन ग्राम पंचायत यानी कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74वां संविधान संशोधन के तहत शहरी शासन, नगर पालिका, नगर निगम इत्यादि को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नोट में पंचायती राज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अतः इसे अच्छे से पढ़ें। बिल्कुल बार बार पूछा जाता है पंचायती राज से। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? तो यहाँ पे यानी कि RC लाहोटी भी हैं, उसके बाद NKC भी, फिर कह रहा है KG बालकृष्णन भी हैं, तो यहाँ पर सभी हो जाएगा, अभी सभी हो जाएगा। ये सभी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। नोट में ऐसे प्रश्न एग्जाम में आए तो यानी कि ना बने तो छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। RC यानी कि लोहाटी भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल 2004 से 5 था। और जस्टिस KN यानी कि KNC भारत के मुख्य न्यायाधीश 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक थे। जस्टिस KNC का मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल सबसे अधिक यानी कि सबसे छोटा कार्यकाल था। KG बालकृष्णन भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल 2007 से 2010 था। KG बालकृष्णन भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। इंपॉर्टेंट है, कहेगा भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो KG बालकृष्णन। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो हीरा लालजी कानिया थे। जस्टिस DY चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बात कर रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे कि जस्टिस वाई यानी कि YV चंद्रचूड़ का भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल सबसे लंबा रहा था। कहेगा भारत में मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किनका था? तो जस्टिस वाई यानी कि चंद्रचूड़ का था। नोट में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के साथ जरूर पढ़ें। कह रहा है देश में सर्वप्रथम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में कलकत्ता में किया गया था।
1862 की बात करेंगे तो यहाँ पे मद्रास, कलकत्ता और बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। 1862 में बम्बई मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का गठन की चर्चा भारतीय संविधान भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक है। संविधान में प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय के गठन की चर्चा था, पर 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना किया जा सकता है। कैवां संविधान संशोधन था? 7वां 1956 में। एग्जाम्पल में बात करेंगे तो गोवा और महाराष्ट्र का एक ही उच्च न्यायालय है। मुंबई उच्च न्यायालय गोवा और महाराष्ट्र का एक ही उच्च न्यायालय है, वो भी मुंबई उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के संख्या घटाना या बढ़ाना संसद का कार्य है, जबकि इन उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या घटाना या बढ़ाना राष्ट्रपति का कार्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय की संख्या का घटाना या बढ़ाना, कितना उच्च न्यायालय होगा, या इसका कार्य तो संसद का कार्य है, जबकि जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की संख्या को घटाना बढ़ाना है, तो ये राष्ट्रपति का काम है। किसी भी एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का हस्तांतरण राष्ट्रपति के ही द्वारा किया जाता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता इत्यादि समय समय पर यानी कि संसद द्वारा निर्धारित होता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश का वेतन राज्य के संचित निधि से मिलता है। कहेगा हाईकोर्ट के न्यायाधीश का वेतन कहाँ से मिलता है? तो राज्य के संचित निधि से मिलता है। जबकि पेंशन की बात करेंगे तो भारत के संचित निधि से, पेंशन भारत के संचित निधि से मिलता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि अधिकतम की बात करेंगे तो यहाँ पे हाईकोर्ट की बात कर रहा है तो 62 साल से अधिक नहीं हो सकता है। हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश से भी यानी कि हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश भी एक नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और ये सभी त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीश को राज्यपाल शपथ दिलाता है। शपथ कौन दिलाएगा? तो राज्यपाल दिलाएगा। हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाया जाता है, और हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 तरह के रिट भी जारी किया यानी कि कर सकता है। उसके बाद 2012 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1975 में। आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी की सरकार ने 25 जून 1975 को घोषित किया गया था, और जो यानी कि जो 21 महीने तक चला था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में युद्ध, आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाए जाने का प्रावधान है। भारत में अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय दोनों आपातकाल बाहरी आक्रमण के आधार पर लगाया गया था, जबकि 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल लगाया गया था, वह आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था और 21 महीने के लिए लगाया गया था। वर्तमान में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी के सरकार ने संविधान में 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का आधार बनाया। भारतीय संविधान के 3 तरह के आपातकाल की चर्चा किया गया है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, इसकी चर्चा 352 में किया गया है। वर्तमान में यह युद्ध, बाहरी आक्रमण, अशांति के आधार पर लगाया जाता है। उसके बाद दूसरा की हम बात करेंगे तो संवैधानिक आपातकाल, इसकी चर्चा अनुच्छेद 356 में किया गया है। इस यानी कि इसी आपातकाल को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। किसी राज्य में चुनाव के उपरांत यदि कोई भी दल या दलों के समूह सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहता है, तो ऐसा माना जाता है कि उस राज्य का शासन यानी कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं हो सकता है। अतः उस राज्य में राज्यपाल राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुरोध करता है। इसका प्रयोग सबसे पहले 1951 में
पंजाब में किया गया था। यानी कि इसका प्रावधान सर्वाधिक बार दुरुपयोग किया गया है राष्ट्रपति शासन का। तीसरा है जो वित्तीय आपातकाल पर यानी कि वित्तीय आपातकाल, इसका वर्णन 360 में किया गया है। कहेगा वित्तीय आपातकाल जो है किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो 360। जब देश में वित्तीय स्थिति यानी कि खतरा में आ जाए तो इस आपातकाल का प्रयोग किया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल का प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं किया गया, यानी कि कभी नहीं किया गया है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है और वित्तीय आपात अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22 हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बार बार यानी कि जौन जौन टॉपिक से पूछा गया है तो वहाँ से और पूछे जाने की प्रबल संभावना है, इसलिए ये बुक टोटल डिस्कशन के साथ दिया गया है, तो एक बार जरूर देखें। कह रहा है जब कह रहा है कि जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ तो उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूची, 12 भाग और 395 अनुच्छेद था। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूची, 25 भाग और 450 अनुच्छेद हैं। उसमें क ख ग ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। कह रहा है भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई, तो इसका सही आंसर 2005 हो जाएगा। क्या 2005 हो जाएगा इसका सही आंसर। भारतीय संविधान में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधित प्रावधान की चर्चा है। हालांकि भारतीय संविधान में संसद को अधिकार दिया गया है कि नागरिकता संबंधित कोई भी कानून बना सकती है। भारत में एकल नागरिकता के प्रावधान को अपनाया गया है जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नोट में अमेरिका, स्विट्जरलैंड इत्यादि देशों में दोहरी नागरिकता है। नागरिकता अधिनियम 1995 द्वारा नागरिकता अर्जन प्राप्ति निम्न शर्तों के उल्लंघित की गई है। तो नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, इसका शर्त देखिए, जन्म के आधार पर, वंश कर्म के आधार पर, पंजीयन के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और क्षेत्र समविष्ट के आधार पर नागरिकता प्राप्त किया जाता है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता से वंचित करने की 3 स्थितियां बताई गई है। एक तो है स्वैच्छिक त्याग के द्वारा, एक हो सकता है बर्खास्त त्यागी के द्वारा, एक होता है वचन के आधार पर। नागरिकता को आप त्याग कर सकते हैं या वंचित रह सकते हैं। चूंकि भारत में दोहरी नागरिकता का अवधारणा का कोई संवैधानिक आधार नहीं है, इसीलिए वर्ष 2000 में गठित एलएम सिंघवी समिति के सिफारिश पर आपातकालीन परिस्थिति को निपटने के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने का बंद किया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीयों नागरिकता प्रदान करने में पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर प्रावधान शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित आर्टिकल है, इसका सही आंसर 19 यानी कि डी हो जाएगा, स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार संबंधित प्रावधान की चर्चा है। मौलिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का चर्चा था, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार ने संविधान में 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया एवं संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके एक विधिक अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, इसे अब भारतीय संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया है। अनुच्छेद 12 यह राज्य की परिभाषा बताता है। अनुच्छेद 15 किसी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत है।
वर्तमान एग्जाम में निम्नलिखित प्रश्नों में अक्सर पूछा जा रहा है। प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार, इंटरनेट का अधिकार, देश के अंदर कहीं भी घूमने का अधिकार, निजी भवन पर तिरंगा फहराने का अधिकार, यह सभी अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए हैं। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार 21 में ही है। साफ हवा एवं साफ पर्यावरण का अधिकार, मनपसंद जीवन साथी का अधिकार, निजात का अधिकार, यह इसके पुडुस्वामी केस के तहत आया। विदेश घूमने का अधिकार अनुच्छेद 21 के ही तहत है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के 21 से 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शामिल किया गया। मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है और ना ही यह मौलिक कर्तव्य है। यह एक संवैधिक यानी कि संवैधानिक अधिकार है। नोट में मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा आगे किया जाएगा। आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो इसका सही आंसर 2005 हो जाएगा। 2005 हो जाएगा। इसका सही आंसर 2005 हो जाएगा। सूचना का अधिकार आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन यह भारत के संसद का एक अधिनियम है जो नागरिकों को सूचना के अधिकारों के संबंध में नियमों की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। आरटीआई विधेयक भारत के संसद द्वारा 15 जून 2005 को पारित किया गया। 15 जून 2005 को पारित किया गया था और 12 अक्टूबर 2005 को प्रभावी हुआ। यह अधिनियम भारतीय संविधान की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। भारतीय संविधान को अनुच्छेद 19 के 1 के तहत इसे रखा गया है। सूचना का अधिकार वर्तमान में एक मौलिक अधिकार है। सूचना का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान यानी कि भारतीय संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा के मध्य गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त अधिवेशन की व्याख्या की गई है। यह प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है पर राष्ट्रपति द्वारा इसका अध्यक्षता नहीं किया जाता है। इसकी अध्यक्षता संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष तथा उसके अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष करते हैं। यह लोकसभा के नियम प्रक्रिया के अनुसार संचालित होता है। अर्थात अधिवेशन में लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। यदि विधेयक बैठक में दोनों सदनों की उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों की बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो वह दोनों सदनों में पारित समझा जाएगा। अभी तक केवल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बैठक बुलाया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दहेज प्रतिषेध विधेयक 1961 में बुलाया गया था। बैंक सेवा यानी कि आयोग विधेयक 1978 में बुलाया गया था। आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 में बुलाया था। संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया जा चुका है। जरूर याद रखिएगा ये डेट तीनों। तो बस आज भर इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो से यहाँ से विशेष चलेंगे। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।